हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एमटीपी के बारे में। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर अबॉर्शन, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, रिकमेंडेशन के बारे में, यानी कि शर्तों के बारे में, क्या क्या शर्त है अबॉर्शन के लिए, एम्स ऑफ एमटीपी एक्ट, जो एमटीपी एक्ट है उसके क्या क्या एम्स हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एमटीपी की एमटीपी का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। कोजेज इन अबॉर्ट ऑफ प्रेगनेंसी की जो प्रेगनेंसी है उसको अबॉर्ट करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। डायग्नोसिस ऑफ एमटीपी, एमटीपी के लिए डायग्नोसिस करने के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो एमटीपी है उसके इंडिकेशन क्या है, इसके बारे में हम पता करेंगे। मेथड ऑफ एमटीपी, जो एमटीपी के मेथड्स हैं, सर्जिकल और मेडिकल मेथड्स, उनके बारे में हम बात करेंगे, किस प्रकार से वो परफॉर्म किए जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन के बारे में हम बात करेंगे कि एमटीपी होने के बाद जो फीमेल्स को कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। एमटीपी जो होती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन जो होता है वो लीगल और इलीगल दोनों टाइप का होता है। जो विदेशों की अगर हम बात करें, आज भी कई देशों में अबॉर्शन को इलीगल माना गया है। अगर हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग जो अबॉर्शन है उसको लिया गया है। जो उसकी कुछ शर्तें हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। रिकमेंडेशन, रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उसकी हम बात करेंगे। जो रिकमेंडेशन है एमटीपी के लिए वो एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग है। जो सबसे पहले हम बात करें तो एक जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसके लिए रिकमेंडेशन है कि वो प्रैक्टिशनर होना चाहिए, 6 मंथ से ज्यादा उसको प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस 25 से अबोव वो एमटीपी असिस्ट करवा चुका हो, उसका उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अथोराइज्ड जो हॉस्पिटल है वहां पे एमटीपी परफॉर्म होनी चाहिए, और जो डॉक्टर परफॉर्म करवा रहा है वो गवर्नमेंट के द्वारा अथोराइज्ड गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए। और अगर हम पेशेंट के बारे में बात करें तो जो वुमन जिसकी एमटीपी होनी है, अबॉर्शन होना है, उसका रिटन कंसल्ट हमारे पास होना चाहिए, तभी एमटीपी परफॉर्म की जा सकती है। यदि वुमन 18 ईयर से कम एज की है तो उसके पेरेंट्स का रिटन कंसल्ट हमारे पास होना चाहिए, तभी हम एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं। ये रिकमेंडेशन है एमटीपी के लिए 1971 जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग। यदि आप इनको फॉलो नहीं करते हैं तो ये इलीगल या अनसेफ अबॉर्शन माना जाएगा। अब हम करते हैं एम्स ऑफ एमटीपी एक्ट। एमटीपी एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग सबसे पहला ऑब्जेक्टिव या फिर इनका जो एम्स है वो है वुमन, जो प्रेग्नेंट वुमन है उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना, यानी कि एमएमआर, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो को कम करना, यानी कि मातृ मृत्यु दर को कम करना है। और या मेंटली डिस्टर्ब जब वुमेन होती है उसके दौरान अबॉर्शन करने की सिचुएशन अगर आती है तो अबॉर्ट करना। अब तक हमने बात की एमटीपी के इंट्रोडक्शन के बारे में, रिकमेंडेशन के बारे में, जो एमटीपी एक्ट है उसके एम्स के बारे में हमने बात की। अब हम डीपली बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमटीपी। जो एमटीपी है उसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो अबॉर्शन है उसको 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड। जो स्पॉन्टेनियस है वो मिसकैरेज भी हम कह सकते हैं, जो कि अचानक होता है, जानबूझकर नहीं होता, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी के कारण या एबनॉर्मलिटी के कारण ये होता है। अब हम बात करें इंड्यूस्ड की, तो इंड्यूस्ड की हम बात करें तो ये जानबूझकर किया जाने वाला अबॉर्शन होता है, यानी कि एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग इसको परफॉर्म करते हैं। अब हम बात करें स्पॉन्टेनियस में, 2 टाइप से इसको डिवाइड किया गया है, आइसोलेटेड और रिकरेंट। 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि ये लाइफ में 1 टाइम ही होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके 1 टाइम पे ही मिसकैरेज होता है। और जो ये रिकरेंट वाला जो स्पॉन्टेनियस का जो टाइप है ये हैबिचुअल होता है, यानी बार बार फीमेल के साथ ऐसा होता है कि वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती, यानी कि प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, और ये अबॉर्शन हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो सकता है। अब हम बात करें आइसोलेटेड और रिकरेंट के जो टाइप्स हैं या कंडीशंस हैं उसकी हम बात करें तो सबसे पहली कंडीशन होती है थ्रेटनेड,
यानी कि लाइव फीटस होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। इसमें फीटस के बचने के चांसेस 90% होते हैं, लेकिन 10% चांसेस डेथ भी हो सकती है फीटस की। इसके बाद हम बात करेंगे इनवाइटेबल, सेकंड जो कंडीशन है इनवाइटेबल, जिसके अंतर्गत मोर ब्लीडिंग होती है और जो फीटस होता है उसकी जो रिदमिक या रेगुलर जो सर्कुलेशन या साउंड्स हैं वो ठीक से नहीं आते, रुक रुक के आते हैं, ये इनवाइटेबल अपन कंडीशन कह सकते हैं। जो इनकम्प्लीट कंडीशन अगर हम कहें अबॉर्शन की, मिसकैरेज की इनकम्प्लीट कंडीशन, इनकम्प्लीट जो कंडीशन है उसके अंतर्गत रिटेनेड प्रोडक्ट्स जो कि यूट्रस में टुकड़ों के रूप में फीटस, यानी कि फीटस की डेथ तो हो जाती है लेकिन टुकड़ों के रूप में ब्लीडिंग के द्वारा बाहर निकाला जाता है और अनकंप्लीट होता है, यानी कि जो अबॉर्शन होता है वो प्रॉपर वे में नहीं होता, कुछ पार्ट्स यूट्रस में रह जाते हैं। इसके बाद हम बात करें कंप्लीट जो अबॉर्शन की अगर हम बात करें तो कंप्लीट अबॉर्शन में जो यूटेराइन जो कैविटी है वो एम्प्टी होती है, यानी कि ब्लीडिंग के द्वारा जो फीटस के जितने भी पार्ट्स हैं वो टूटकर बाहर वेजाइना द्वारा बाहर निकल जाते हैं और ये कंप्लीट अबॉर्शन कहलाता है। मिस्ड की अगर हम बात करें तो जो फीटस होता है वो यूटेराइन कैविटी के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है और उसको इंड्यूस्ड जो प्रोसेस है, यानी कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन की जो प्रोसेस है उसके द्वारा बाहर निकाला जाता है। अब सेकंड हम बात करते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन के बारे में, जो कि लीगल और इलीगल दो प्रकार का होता है। लीगल की अगर हम बात करें तो इसमें एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग इसको परफॉर्म किया जाता है, जो कि एक सेफ मेथड है, और एमटीपी जिसको अपन कह सकते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये एक रजिस्टर्ड गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा की जाती है। अब हम बात करें इलीगल मेथड की, जो इलीगल मेथड है अबॉर्शन का वो अनसेफ मेथड है, जो कि एक क्राइम भी माना गया है 1971 एक्ट के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो लीगल अबॉर्शन है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कोजेस इन अबॉर्ट ऑफ प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला कारण है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का मतलब है कि जीन्स जो है बेबी में या फिर फीटस में वो एबनॉर्मल है, या फिर उनके पेयरिंग में कोई दिक्कत है, या फिर क्रोमोसोम्स की जो ग्रोथ है वो ठीक से नहीं हो रही, इसके कारण अपने को एमटीपी करनी पड़ती है। दूसरा एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस। एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस की अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन जो सिस्टम है, यानी कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं उनका ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो पाता, इसके कारण जो बेबी है उसमें हार्मोनल चेंजेस नहीं हो पाते, इसके कारण एमटीपी करनी पड़ती है। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी की अगर मैं बात करूं तो एनाटॉमिकल या फिर फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो एमटीपी है वो करनी पड़ती है। जैसे हम बात करें कि फीटस के ब्रेन का निर्माण नहीं हुआ, या फिर हाथों का पैर का निर्माण नहीं हुआ, किसी अंगुली का निर्माण नहीं हुआ, यानी कि किसी प्रकार की एनाटॉमिकल या फिर फिजियोलॉजिकल अगर एबनॉर्मलिटी दिखती है, यानी कि स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी दिखती है, तो इसके दौरान एमटीपी करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेक्शन के बारे में। इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो जो बेबी होता है, एम्ब्रायो होता है, वो कोरियन और एमनियन लेयर के बीच में एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा सेफली यूटेराइन जो कैविटी है उसमें इम्प्लांट होता है। तो किसी कारणवश यदि उसमें लीकेज होता है तो धीरे धीरे एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम होने लगती है, जिसके कारण एमनियोटिक फ्लूइड के सिक्रेशन से यूटेराइन कैविटी में इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, या फिर कोई अदर इन्फेक्शन या अदर बैक्टीरिया वायरस की एंट्री की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो ये जो प्रेग्नेंट लेडी है या फिर जो फीटस या एम्ब्रो है उसमें दोनों में इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, यानी कि इम्यूनिटी की कमी हो सकती है, जिसके कारण भी हमें एमटीपी परफॉर्म करनी पड़ती है। अब हम बात करें मैटरनल मेडिकल डिसऑर्डर, जो प्रेग्नेंट लेडी है या वुमेन है उसमें मेंटली डिस्टर्ब अगर वो है या फिर हाइपरटेंशन या एंजाइटी का शिकार है, तो इस दौरान रिस्क ऑफ लाइफ, तो मदर की लाइफ के रिस्क को देखते हुए मैटरनल मेडिकल डिसऑर्डर के कारण जो एमटीपी परफॉर्म की जा सकती है। या फिर सोशल फैक्टर्स की हम बात करें तो सोशल फैक्टर्स की अगर बात करें तो रेप के द्वारा अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो भी ये एमटीपी परफॉर्म की जा सकती है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेज में।
कॉन्ट्रासेप्टिक फेलियर, जो कपल्स कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड्स का यूज करते हैं और किसी कारण से अनवांटेड प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो वो भी एमटीपी परफॉर्म करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में कि किस प्रकार से एमटीपी का डायग्नोस किया जाता है। एमटीपी के लिए परफॉर्म करने के लिए पहले डायग्नोस करना पड़ता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में कि एमटीपी का डायग्नोस किस प्रकार से किया जाता है। एमटीपी परफॉर्म करने से पहले जो डायग्नोस किया जाता है उसमें सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी हिस्ट्री यानी कि पर्सनल हिस्ट्री के बारे में जाना जाता है तथा उसके जो फैमिली हिस्ट्री है उसके बारे में पता लगाया जाता है, ताकि जो मेथड है उसको सही तरीके से परफॉर्म किया जा सके। कैरियोटाइपिंग जो मेथड है इसके अंदर जो फीटस है या एम्ब्रियो है उसकी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का पता लगाया जाता है कि किस कोई प्रकार की उसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं आइडेंटिफाई एंडोक्राइनल डिस्टर्बेंस, यानी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है, मैंने बात की थी कोजेज में कि एंडोक्राइन सिस्टम की जो ग्लैंड्स है उनका ठीक से डेवलपमेंट नहीं होना, ऐसी कंडीशन का पता लगाया जाता है, आइडेंटिफाई की जाती है। बाद हम बात करते हैं यूएसजी अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, इसके द्वारा कंप्लीटली एग्जैक्ट हम मेथड इसको कह सकते हैं जो एमटीपी के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। इसके द्वारा पता लगाया जाता है कि जो एबनॉर्मलिटी है या जो कोजेज मैंने बताए इनमें से कोई शो तो नहीं हो रहा है, उनको देखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी जो है वो वेजाइनल एग्जामिनेशन होता है जिसके अंदर प्रोब को वेजाइना द्वारा इंसर्ट करके अंदर फीटस की एक्टिविटीज को देखा जाता है और उसकी एबनॉर्मलिटी का पता लगाया जाता है। इसके बाद एमटीपी परफॉर्म की जाती है। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ एमटीपी। एमटीपी के मेथड्स क्या क्या हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ एमटीपी। एमटीपी के मेथड्स के बारे में दो प्रकार के मेथड्स हैं, सर्जिकल मेथड और मेडिकल मेथड। जो हम बात करें ये दोनों मेथड्स 20 वीक्स तक अप्लाई कर सकते हैं हम, यानी कि जो एक्ट 1971 है उसके अकॉर्डिंग फीमेल की प्रेगनेंसी के 20 वीक्स तक हम एमटीपी मेथड्स को यूज ले सकते हैं, इसके बाद हम इसका यूज नहीं ले सकते। सबसे पहले हम बात करें मेडिकल मेथड की। मेडिकल मेथड की हम बात करें तो मेफिप्रेस्टोन एमजी फर्स्ट डे दी जाती है जो कि ओरली प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है। इसके बाद मीजोप्रोस्टोल ग्राम थर्ड डे ओरली दी जाती है। इसके बाद टेमेक्सिफेन 20 mg फोर्थ डे यूज की जाती है ओरली। मीजोप्रोस्टोल 800 माइक्रोग्राम ये वेजाइनल डीप रखी जाती है, सिम्स फोर्सेप का यूज करके वेजाइनल इसको डीप रख दिया जाता है इस टेबलेट को। इसके बाद ऑक्सीटोसिन जो ड्रिप है उसका यूज लिया जाता है और जो एमटीपी है उसको परफॉर्म किया जाता है। ये एक मेडिकल मेथड था एमटीपी करने का। जो सेकंड मेथड है सर्जिकल मेथड होता है, प्रेगनेंसी के 20 वीक्स तक अलाउड होता है। सक्शन एंड इवैक्यूलेशन के द्वारा जो है ये परफॉर्म किया जाता है, यानी कि जो एमवीए और ईवीए मेथड यूज लिया जाता है। मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन और इलेक्ट्रिक वैक्यूम एस्पिरेशन के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है, जिसमें एमवीए सिरिंज यानी कि प्लास्टिक कैनुला और सिरिंज का यूज लिया जाता है और इलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रिक सेक्शन है उसको अटैच करके जो ईवीए परफॉर्म की जाती है। इसके बाद में डीएनसी की हम बात करें, डीएनसी में डायलेशन एंड क्यूरेट मेथड का यूज किया। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमटीपी। एमटीपी परफॉर्म करने के बाद में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन हो सकता है सर्वाइकल लेसिरेशन। जो सर्विक्स है उसमें इंजरी के कारण लेसिरेशन हो सकते हैं, यानी कि हल्के हल्के घाव हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें हेमरेज एंड शॉक ड्यू टू ट्रॉमा। जो डीएनसी या फिर सेक्शन हम मेथड अपना रहे हैं सर्जिकल मेथड, उसके दौरान ट्रॉमा हो सकता है जिसके कारण ये जो हेमरेज है वो समस्या देखने को मिल सकती है। पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। जो नेक्स्ट हम बात करें जो एमटीपी है, एमटीपी के दौरान हमने ड्रग्स का यूज लिया, टेबलेट्स का यूज लिया, जिसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ और उसके कारण मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंस भी देखने को मिल सकता है, यानी कि एमसी साइकिल की जो इरेगुलेशन है वो देखने को मिल सकती है। पेल्विक इन्फ्लामेशन, जब हम एमटीपी परफॉर्म करते हैं तो इसके दौरान अगर अंदर कोई पार्ट्स रह जाता है, यूटेराइन कैविटी के अंदर कोई पार्ट्स रहता है तो इसके कारण इन्फ्लामेशन हो सकता है, या फिर जो स्टेरिलिटी या एस्पेक्टिव टेक्निक का ठीक से यूज नहीं लेने पर भी इन्फ्लामेशन जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहिए पैरामेडिकल एजुकेशन के साथ। थैंक यू।